अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जी आया नो तो खैर आगले भली करे आया। वर्षत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। हुकूमत ने मदारिस बिल पर सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया है। ओडीआई सीरीज वाइट वॉश मार के अब गोइंग इनटू द टेस्ट सीरीज। साउथ अफ्रीका की पूरी कोशिश होगी कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर बाउंस बैक करे। अब शायद सुस्त इंटरनेट से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। यकीनन ये तो बड़ी अच्छी खबर है। सुबह ये सर्दी के मौसम में आती क्यों हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जी आया नो तो खैर आगले भली करे आया। वर्षत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। लेकिन आज शो के आगाज़ में वी वुड लाइक टू पास आर कंडोलेंसेस टू द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। वो तमाम लोग जो अपनी जान की बाजी हार गए अफसोसनाक वाक़े में। सोनिया, जनरली फ़िज़ाई सफ़र जो होता है उसको कहा जाता है कि वो दुनिया का सेफ़ तरीन सफ़र उसको कहा जाता है। लेकिन आज के टेक्नोलॉजिकल दौर में जब इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हो जाते हैं तो बड़ा दिल गिरफ्ता होता है। अब ये तैयारा था आज़रबाईजान एयरलाइंस का और ये फॉर्मर चेचनिया और करंटली रूस जा रहा था। लेकिन काज़ाकिस्तान के मुकाम अक्ताऊ पर ये गिरकर जो है वो तबाह हुआ है। जी, और करीबन डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट आदाद शुमार जो है बताए जा रहे हैं। लेकिन 70 से ज़ायद अफराद जो थे उसमें सवार थे और कुछ फॉर्चुनेटली कुछ जो है वो बचा भी लिए गए हैं। उसमें एक बच्चे भी शामिल हैं। उसमें एक वीडियो बहुत वायरल है। एक साहब हैं जो कि शहादत का विर्द कर रहे हैं जब प्लेन का उनको पता चल गया। लेकिन फॉर्चुनेटली ही सर्वाइव्ड। अब ये देखें, ये हुआ ये कि लैंडिंग अप्रोच पे तकरीबन ये जहाज़ आ गया था। कहा जाता है कि दो सबसे क्रूशल मोमेंट्स होते हैं एविएशन में, एक तो टेक ऑफ और एक लैंडिंग। तो पायलट ने भरपूर कोशिश की। अच्छा, अब ये भी है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्यों है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि फॉग आ गई थी, उस फॉग को डेविएट किया है इस जहाज़ ने और फिर वो इस तरह की चीज़ हुई है। बहुत से लोग कह रहे थे कि गालिबन कोई परिंदों का झुंड था जो इसको टकरा गया है। बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आ रही हैं। इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा कि है क्या। लेकिन अब ये कि बहुत सारी शहादतें जो है वो हो चुकी हैं जिसमें बच्चे भी कुछ शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़या है। एब्सोल्युटली। और इसमें ना हम ये देखें कि किस तरीके से पायलट ने भरपूर कोशिश की है कि वो लैंडिंग स्ट्रिप तक ले जाए। लेकिन मेरे ख्याल से आखिर में इसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से बदलना डे और 2 इसके बारे में जी हाँ, जो रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएंगे। एज वी टॉक इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो अगेन हमारी कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज़ के जिनके प्यारे चले गए और वो जो बच गए हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है। इससे मुझे याद आता है का जो हादसा हुआ था कराची में जिसमें खुशकिस्मती से सिर्फ एक शख्स जो है वो बचे थे। और आपको एक और बात भी बताऊं, अगर आपको याद हो कि एक तैयारा जो है वो मुनाल की तरफ टकरा गया था जाकर, कुछ अरसे पहले की बात है। गालिबन वो एयर ब्लू की शायद फ्लाइट थी, वो काफ़ी पहले की बात है। उसमें मेरी फ़्लाइट थी बाय द वे। और जी, मैं और मेरी फैमिली हम बिल्कुल 11th आवर पे हमने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी थी और वो उसके बाद सो मेनी स्टोरी। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपनी बड़ी खबर की जानिब। मौलाना मान गए, हुकूमत के साथ मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तनाज़ा खत्म, नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। इस्लामाबाद की फिजाओं में मफाहमत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। क्या आने वाले दिनों में पीटीआई मुज़ाकरात पर भी कोई मस्बत पेशरफ नजर आ सकती है? बात होगी प्रोग्राम में। वनडे में शाहीनों की ऊंची उड़ान, अब पास करना होगा टेस्ट का इम्तिहान। पाक जनूबी अफ्रीका पहले टेस्ट में 1 बजे एक्शन में होंगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया में बॉक्सिंग डे टेस्ट में एक्शन थ्रिल सस्पेंस सब दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में सुस्त इंटरनेट से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर आने का इम्कान। ईलॉन मस्क की स्टारलिंक ने पाकिस्तान आने के लिए लाइसेंस की दरखास्त कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए आईटी के दावे पर सार्फिन पुरजोश।
और वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप में सबसे हिलाली परचम सरबुलंद। दाऊद जॉन का वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल। स्ट्राइकिंग MMA तीसरी पोजीशन लेने वाले पहले पाकिस्तानी से मुलाकात होगी आज के प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़ और मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हम बात करेंगे कि फाइनली बहुत ज़्यादा इस पर चमगोइयाँ हुई, मौलाना नाराज़ हुए, उन्होंने हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखे, लेकिन अब फाइनली ये मामला जो है सेटल डाउन हो गया है क्योंकि हुकूमत ने मदारिस बिल पर सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फ़ैसला कर लिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। ऑर्डिनेंस का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातों में किया गया। अच्छा, इस नए ऑर्डिनेंस में डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के गज़ेट नोटिफिकेशन के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा और सब कह रहे हैं कि फाइनली एक बहुत अच्छी ये पेशरफ्त है क्योंकि जिस हिसाब से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में चल रही थी तो बहुत ज़रूरी था कि कोई भी इस तरीके की चीज़ आए तो वो उसका डस्ट जल्द सेटल डाउन हो। लेकिन आपको पता है कि पिछले तकरीबन महीने भर से ये तमाम तर मामला उठा और फिर मामला उठने के बाद नाराज़ियाँ आपस में हुई। पहले ये सदर साहब के पास बिल गया, उन्होंने इसको वापस कर दिया कि जी दिस इज़ नॉट माई मैटर, दिस इज़ अ प्रोविंशियल मैटर। जब उन्होंने वापस भेजा तो फिर मौलाना फजल रहमान उस पर नाराज़ हुए, नाराज़ी उन्होंने शो की है। देन केम इन MQM एज वेल और उन्होंने भी मौलाना फजल रहमान का इस पर साथ देने का कहा। फैसल काफ़ी मुलाकातें हुई हैं तब जाके मामला सॉर्ट आउट हुआ है। एग्जैक्टली और फिर जब हुकूमत ने देख लिया कि भाई हमारे हलीफ ही इस पे सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनली द डस्ट हैज़ सेटल डाउन और मौलाना फजल रहमान अब जो है वो मान चुके हैं और हुकूमत ने उनको मना लिया है। सदर आसिफ अली जरदारी इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे और इस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे और इसमें अब इस पर एक और नुक्ता ये भी है कि चलें एक मामला हल हो गया, इसके आगे क्या इम्प्लिकेशंस होंगे। यू नो कि अब हुकूमत के लिए आने वाला साल काफ़ी अच्छा इसलिए नज़र आ रहा है कि एक तो ये चीज़ सेटल डाउन हो गई, दूसरी चीज़ ये कि जो PTI के साथ मुज़ाकरात हैं वो अब शुरू हो चुके हैं और उसका एक किस्त तो आप देख चुके हैं। 2 जनवरी ऑनवर्ड्स उस पर यह बात की गई है कि अब लगातार उस पर बात होगी, हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहेंगे। दोनों तरफ से कमेटीज़ बनाई गई हैं और दोनों तरफ से बात जो है वो की गई है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। होपफुली ये भी सॉर्ट आउट हो जाए। यस, दिस हैज़ टू बी बिकॉज आप देख रहे हो सोनिया कि कितने अरसे बाद हमारा स्टॉक एक्सचेंज कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दीगर ममालिक से वफूद आ रहे हैं, पिछला 1 महीना बहुत अच्छा गुजरा है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल SCO के बाद दोस्त ममालिक का आना और पाकिस्तान के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दरखास्त करना, यस एब्सोल्युटली, तो अब ये भी सारा मामला मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार शौकत पराग और इनका पर्सन शौकत पराग साहब। शौकत साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो चले शौकत साहब, फाइनली द डस्ट हैज़ सेटल डाउन, हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली क्योंकि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर जो है मौलाना तो कम अज़ कम मान गए। बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। मेरा ख्याल है मैंने आप ही के चैनल पे पिछले हफ्ते ये बात की थी कि मेरे नज़दीक ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मौलाना साहब हों, सदर आसिफ जरदारी साहब हों या मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, ये पुराने सियासतदान हैं और इनको वो आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ या आर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि मेरे नज़दीक शुरू से ही इसमें कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी जिसको फिक्र की जाती या जिसके बारे में ये सोचा जाता कि शायद खुदा न खास्ता इस बिल की वजह से कोई मुल्क में एक बार फिर बहरान या तसादम वाली कैफियत पैदा हो जाती। हाँ, ये ज़रूर है कि हर एक का अपना मौक़िफ़ था, उस मौक़िफ़ को एक दूसरे के सामने रखा गया, लेकिन इसमें भी आप देख लें कि जो मौलाना साहब चाहते थे वो मौलाना साहब ने वही करवा लिया। लिहाजा जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो बात की है उसमें यकीनन वज़न है कि ये मामला अब हल हो गया है। और चलें, बहुत अच्छी बात है क्योंकि होता ही है ना, पराचा साहब के बात कुछ और होती है। अब इस बिल से मुतालिक चीज़ें भी सामने आ गई हैं, क्या कहना चाह रहे थे और क्या, लेकिन उससे फिर बहुत सारी चीज़ें जो हो रही थी कि जी
बहुत सारे इस पर चैमगोइयाँ शुरू हो गई थी और इसको भी गलत रंग देने की कोशिश शुरू हो गई थी। चले, एक तो चीज़ अब पूरी हो गई है। आने वाले दिनों में अब हुकूमत के लिए अब मामलात आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू ये फड्डा पड़ गया था कि उनके अपने हलीफ ही, उनके अपने ही सपोर्टर जो थे हुकूमत के, वो उनसे नाराज़ हो गए थे। वो उन्होंने बड़ी कामयाबी से ये मामला हल कर लिया। दूसरी चीज़ जो पीटीआई से मुज़ाकरात वाली चीज़ है वो भी अब आगाज़ हो गई है। तो आने वाले दिनों में या आने वाला साल जो है उसको कैसे गेज करेंगे? ऑल्दो मुझे पता है कि मैं शेख रशीद नहीं शौकत पराचा से बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप ज़ीरत तज्ज़ियाकार हैं सर, तो मैं चाहूँगा इस पर आप ज़रूर हमें कोई राय दें। यकीनी तौर पर चैलेंजेस हैं और बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और दोनों फ्रंट्स में हैं, अंदर भी और बाहर भी। अभी जो अफगानिस्तान के साथ बातचीत भी हो रही थी, वहाँ पर हमारे नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक वहाँ मौजूद थे और फिर वो एयर स्ट्राइक्स की वजह से उन्होंने कल हमारे नादिम उल अमूर को भी तलब किया और धमकियाँ भी अफगानियों ने दी पाकिस्तान को। जो एक्सटर्नल फ्रंट्स हैं इंडिया के साथ भी आपको मालूम है, और एक्सटर्नल फ्रंट जो अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है 20 जनवरी से, वो भी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज होगा क्योंकि उसकी डोमेस्टिक इम्प्लीकेशन भी होंगी पॉलिटिकल। और जो माहौल आप देख रहे हैं रिचर्ड ग्रीनेल के बयानात के बाद जो सूरत हाल बनी है, वो पाकिस्तान के लिए बहैसियत एक मुल्क बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वो सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं होगा क्योंकि अभी मिसाइल प्रोग्राम पे उन्होंने 4 कंपनीज पर पाबंदी लगाई। एक कंपनी तो नेशनल एनडीसी तो पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है। तो वो बैकलैश जो आता है वो फिर किसी एक सियासी जमात के लिए नहीं होता कि नून लीग हो, जेयूआई हो, पीपल्स पार्टी हो, वो मुल्क के लिए आता है। और मुल्क के अंदर जो आवाज़ें लगवाते हैं बाहर दुनिया से, वो भूल जाते हैं कि ये तो आएगा बैकलैश मुल्क के लिए आएगा, रियासत के लिए आएगा, ना कि किसी खासी जमात के लिए आएगा। लिहाजा इम्प्लीकेशन जो एक्सटर्नल फैक्टर है, मैं एम टॉकिंग ऑफ द यूएस, उसकी इम्प्लीकेशन डेफिनेटली मुल्क के अंदरूनी सूरत हाल पर भी असरअंदाज होंगी। और जो जिस तरह से मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है, मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये किस डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि स्टेटेड पोजीशंस हैं पार्टीज की, हर पार्टी अपने स्टैंड पे कायम है। किसने कंसीड करना है, किसने थोड़ा स्टेप बैक करना है, ये अभी तक तो किसी फरीक की तरफ से ऐसी विलिंगनेस नज़र नहीं आ रही। अच्छा, वैसे शौकत साहब, नए ऑर्डिनेंस में डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, तो इस ऑर्डिनेंस के मुस्तक़बिल पर क्या असरात होंगे? एक तो ऑर्डिनेंस 120 दिन का होता है, 120 दिन के बाद क्या होगा? क्या फिर लेजिस्लेशन करना पड़ेगी? आईनी और कानूनी तौर पर तो यकीनन लेजिस्लेशन करना होगा। अगर ये इसी तरह ही यही बिल ऑर्डिनेंस बन के आ रहा है तो फिर इस पे साइन नहीं किए गए, इसको वापस भेजने की क्या लॉजिक थी? अगर आपने दोबारा उसी तरह की लेजिस्लेशन करनी है, बेशक ज्वाइंट सेशन से कर लें या अमेंडमेंट करके, जो भी लॉजिकल तरीका तो ज्वाइंट सेशन का ही है कि सदर ने वापस भेज दिया, लेकिन उसमें भी एक मुद्दत होती है ख़ास। तो क्या नई एक्सरसाइज करना पड़ेगी? और जब नई एक्सरसाइज की जाएगी तो उसमें व्हाट विल बी द डिफरेंस? यही बात गुफ्तगू शुनीद बैठकर टॉक्स के जरिए ये बातचीत हो सकती है। लेकिन अब ये लॉ मिनिस्ट्री क्या एडवाइस करती है, उस लॉ मिनिस्ट्री के सामने कंसिडरेशंस क्या हैं, जब बैठकर ये स्टैंडिंग कमेटी में बात आएगी उसमें तो चीजें आ जाती हैं बाहर, तो फिर ही मालूम होगा। लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ कि इसको ऑर्डिनेंस का कवर दे दिया जाए या नोटिफिकेशन का कवर दे के फिलहाल हुकूमत के सर से ये मामला टल चुका है। चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल तो हुकूमत जो है वो सब हैप्पी गो लकी है। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब आपके वक्त। तो हुकूमत के लिए अच्छे दिन हैं, मईशत के लिए भी अच्छे दिन हैं, और हमारे लिए एक ब्रेक का वक्त हो चुका है। बिल्कुल, अब ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। अब कुछ बात हो जाए क्रिकेट की। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का आज पहला टेस्ट मैच तो शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले
उससे पहले एक और टेस्ट मैच है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच MCG में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। और बड़ा ही तगड़ा इस वक्त मैच चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 खिलाड़ी अपने खोए हैं एंड दे हैव प्रोसीडेड टू 176। लेकिन आज की जो मैच की अहम बात है ना, ऑस्ट्रेलिया, हम बात क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया की, वो उनके एक नए नवेले ओपनर है कॉन्स्टांस, और उन्होंने आते ही जो कमाल किया है वो उन्होंने पहले तो इफ़ वी कैन शो द बाउंड्रीज, ये तो इन्होंने विराट कोहली साहब जो है, लग रहा है कि ये जाते जाते ना, ये आते ही जसप्रीत बुमराह को तबाह बर्बाद कर दिया है इस बंदे ने। और पहले इसने एक शॉट खेला और उसके वेरी नेक्स्ट बॉल, मतलब कि जसप्रीत बुमराह की जो भी रेपुटेशन है वो उसको बिल्कुल तहबाला कर दिया। दिस इज वन शॉट टू बी टॉक्ड अबाउट। आई मीन हाउ कैन यू डू दैट इन अ टेस्ट मैच। आउटस्टैंडिंग, एक चौका एक छक्का उन्होंने मार दिया। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, इन्होंने पूरी इनिंग्स अपनी बिल्ड की है और उन्होंने कोई गुड 60 और रन्स बनाए हैं 66 बॉलों पे, जिससे इंडिया को पहले ही बैट फुक पे डाल दिया। अच्छा, ये तो हो गया कमाल। अच्छा, विराट भाई को लग रहा था अच्छा नहीं लगा, वहाँ उनको अच्छा नहीं लगा, वो आए दूर से और दूर से आके उन्होंने इस जो बच्चे को जो है, अब हम अगर वो विराट कोहली वाली चलाएं, ये आए और इन्होंने आके ऐसा कंधा मारा और उसके बाद कह रहे हैं व्हाट मैन, आपको नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से अपने आप से कह रहे होंगे कि वो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इन्होंने कुछ फड्डा वड्डा करने की भी कोशिश की। उस्मान ख्वाजा ने फिर आके थोड़ा सा मामलात को ठंडा कर दिया, लेकिन यू नो बहुत ही क्लियर, वो तो अपना जा रहा, वो अपना बेचारा जा रहा था। वो कह रहा था मैं तो रास्ते में जा रहा था, छक्के वक्के मार रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। खैर, हम जरा दोबारा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। पहला टेस्ट मैच है जी सेंचुरियन में, तो हाउ इज द टीम, कैसा है मोराल, बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो अवैस, पाकिस्तान ODI सीरीज वाइट वॉश मार के अब गोइंग इनटू द टेस्ट सीरीज विद अ वेरी गुड रेपो, लेकिन टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। और देखिए, इस वक्त आपको पता है, जैसे आप अभी इंट्रो में कहते, सबकी नजरें जो सी हैं वो दोनों जगहों पे। एक तो वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इस वक्त जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है, और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, क्योंकि इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज इसलिए भी है कि अगर पाकिस्तान शिकस्त देता है साउथ अफ्रीका को, तो कहीं ना कहीं शायद राज उनसी हमवार हो जाए इंडिया की, और इंडिया पहली दफा दुआ कर रहा होगा कि पाकिस्तान वो करे। और साउथ अफ्रीका की पूरी कोशिश होगी कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर बाउंस बैक करें, क्योंकि दोनों टेस्ट मैच जीत के वो चाहेंगे कि हम लोग टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाएं। सेंचुरियन की विकेट है, 23 विकेट है, आसान विकेट नहीं होगी यहाँ पर। आपको पता है थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा मिलता है, स्ट्रैक ज़्यादा, पेस भी होता है। मैं अगर पूरे दोनों स्क्वाड्स को अगर मैं बात करूँ तो माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि 3.5-4 दिन से ऊपर टेस्ट मैच जाएगा नहीं, क्योंकि अगर इस विकेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम के अंदर ना आपको स्टेबिलिटी टाइप की चीज़ नज़र अब आती नहीं है। टेस्ट क्रिकेट की आप बात करें, वो बहुत पहले होते थे कि प्रिंस था या एल्गर की बात करें, जो कि टेस्ट क्रिकेट के एक प्रोडक्ट थे, जो बड़ा लेट लेके चलते थे साउथ अफ्रीकन टीम को। अगर इस स्क्वाड की पूरी बात करें तो माकरम से लेकर स्टब्स हैं, या आप रिकल्टन की बात करें, वो लड़के हैं जो कि ग्राइंड नहीं करते। आपको जैसे होता है ना कि आप पसीना आप दूसरी टीम का निकालते हो, आप उसके नर्व्स करेंगे, ये प्रॉपर एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। जहां पर इनके ऊपर प्रेशर आया, ये रैश शॉट जरूर खेलेंगे। सिवाय एक बैट्समैन के, अगर आप बात करें कि कैप्टन बबूमा क्योंकि पिछले टेस्ट सीरीज के अंदर वो 100 कर गया, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो उनसे वैसे ही तगड़ा होगा। पाकिस्तान टीम की अगर बात करें तो ये ह्यूमन एक साइकी है। अभी मैं बल्कि एक शो में बात कर रहा था कि कप्तान शान मसूद है, रिजवान अभी उनके अंडर खेल रहे हैं। तो जब वो टेस्ट टीम का कप्तान होता है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि यार पाकिस्तान ने इस जो टफ कंडीशंस थी वहाँ पर बैक टू बैक मैचेस जीते हैं, टूर्नामेंट अपना सीरीज जीती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल बैक एंड पे प्रेशर एक पता है बिल्ड ये हो रहा होता है कि यार बेशक मैंने इंग्लैंड को पाकिस्तान की सरजमीन पर हराया, मैंने साउथ अफ्रीका में भी हराना है, ताकि मैं भी अपना मार्क छोड़ के जाऊँ कि यार हाँ, टेस्ट टीम के कप्तान ने भी शिकस्त दी है यहाँ पर। तो वो एक प्रेशर साइकोलॉजिकल चल रहा होता है यहाँ पर। लेकिन अच्छी बात है कि पूरे स्क्वाड की बात करेंगे, शान मसूद का जो असल जो पोजीशन है बैटिंग की, वहां पर आज वो बैटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है पूरी जिंदगी उन्होंने ओपन ही किया है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, चाहे काउंटी क्रिकेट। तो आपको ये बता दें कि अब्दुल्ला शफीक को फाइनली ड्रॉप कर दिया गया है। एक बहुत अच्छे प्लेयर, उनका आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त हुआ, गुड ऑलराउंड क्रिकेटर, अच्छे फील्डर हैं, बट पिछले कुछ बहुत सारे मैचेस में ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। तो दूर की बात, पिछली जो सीरीज़ उनकी गई है, एक बहुत ही अनवांटेड रिकॉर्ड जो एक बैट्समैन अपने नाम करना चाहता होगा वो उन्होंने किया। 3 डक्स,
तीनों बार आप कोई रन ना बनाएं, सो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है अब्दुल्ला शफीक के लिए। सो लेट्स सी। ऑलराइट, वैसे बताएं कि मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग अटैक को की जो वापसी है उसे आप कैसा देखते हैं, और इन जैसे बॉलर्स जो हैं वो जनूबी अफ्रीकी विकेट पर स्पेशली कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, अब्बास को मैंने हमेशा ही हाई रेट किया है। डोमेस्टिक सीजन से लेकर आपको पता है 600-700 आउट कर चुका है। काउंटी सीजन की बात करें, बड़ा एक सीनियर सीजनड अपना फास्ट बॉलर आपको नजर आता है। इसलिए किया इस वक्त मुझे आज भी याद है, बड़ा तगड़ा परफॉर्म करके आए थे। और उसके बाद आपको टूर था जहां पर डेड विकेट्स बॉल स्विंग करता, उस विकेट्स के ऊपर जाके उसने स्विंग की थी बॉल, तो वो पता लगता था कि यार टैलेंट है, आर्ट है इस बंदे के अंदर, लेकिन पेस की वजह से ड्रॉप किया गया था। अच्छी बात है, बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो टेस्ट टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। हाँ, अगर पूरे बॉलिंग यूनिट की बात करें, मीर हमजा मुझे एक फैक्टर है कि मुझे चाहता था कि मैं मीर हमजा जो सा है वो टेस्ट मैच जरूर खेलें, बड़ा एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है। आप शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस अगर आप करते हैं तो आप एक लेफ्ट आर्म पेसर के साथ ही रिप्लेस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जगह नहीं बना सके। लेकिन वो अगर पूरे टेस्ट स्क्वाड की बात करें पाकिस्तान की, जो मेरे लिए सिर्फ एक ही कंसर्निंग साइन है वो ये है, मैं हमेशा से बात करता हुआ है, जो तीसरी चौथी इनिंग्स है पाकिस्तान की, जहां पर आपने इनिंग्स को बिल्ड भी करना है, जहां पर आपने शायद ऑल आउट के लिए भी जाना है, वहां पर पाकिस्तान थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान टीम की, उसको कैसे काउंटर अटैक करता है पाकिस्तान। इसलिए पहली इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि पाकिस्तान उसमें लीड कितनी लेता है या रन्स कितने ऑन बोर्ड डालता है। टॉस बड़ा मैटर मेरे लिए, मैं फिर कह रहा हूँ करेगा, क्योंकि ये बाउंसिंग ट्रैक है, यहाँ पर विकेट जो अब करेगी बैट्समैन का 4 दिन से ज्यादा टेस्ट मैच, इट्स गोइंग टू बी बॉल वर्सेस। अच्छा, हमने एक बात की अभी मोहम्मद अब्बास की, बट पाकिस्तान की जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है वो जाहिर सी बात है, आपने इंग्लैंड की सीरीज़ के जो हीरो थे उनको ड्रॉप किया। आई एम टॉकिंग अबाउट साजिद। ऑब्वियसली ये सोच के ही और देख के ही कि विकेट जो है वो तेज़ होगा और फास्ट बॉलर्स को ऑब्वियसली करता है। अपार्ट फ्रॉम अब्बास, हमारा पेस अटैक आपको कैसा लगता है? शाहीन को हमने बाहर तो किया है, बट उनको बाहर करने से और मीर हमज़ा को लाने से कैसा आपके, बिकॉज मीर हमज़ा शाहीन दोनों हैं तो खब्बे, बट शाहीन इज़ मोर ऑफ ही कॉक्स एट द एंड ऑफ हिज बॉलिंग। जब वो करते हैं तो एक हल्का सा वो कॉक करते हैं अपना रिस्ट को, और मीर हमज़ा इज़ मोर ऑफ के वो पूरा उनका आर्म बड़ा खूबसूरत सा आता है, जिसके बाद वो स्विंग भी ले लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस मीर हमज़ा इस विकेट पे क्या आपको क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें, साजिद खान की अगर आप बात करें तो शायद बहुत से लोग, मैं भी इस चीज़ पे था कि यार एक बंदा परफॉर्म करता है और आप उसको टीम से ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन कहते हैं ना कहीं आपको कंडीशंस को भी जज करना पड़ता है। साउथ अफ्रीका के अंदर जहाँ 2 टेस्ट मैचेस हैं, वो कंडीशन है जहाँ पर आपको करेगी। देखिए ना, पहले टेस्ट में बात करें, मैं अगर साउथ अफ्रीका टीम की बात करूँ तो साउथ अफ्रीका टीम ने कोई स्पिनर को ऐड नहीं किया, सारे पेसर्स के साथ जा रहे हैं, 4 पेसर्स जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी 4 पेसर्स के साथ ऐड किया, तो इस विकेट के ऊपर उसका फायदा इतना नहीं होना था, क्योंकि वो उस विकेट पे ज्यादा इफेक्टिव बॉलर है जहां पर उसकी बॉल ज्यादा स्पिन होती है, जहां पर बॉल थोड़ा सा लो रहता है। ये विकेट्स डिफरेंट है, थोड़ी सी ये चैलेंजिंग पोजीशन उसके लिए होती है। अच्छी बात है कि आपने उसको रेस्ट दिया, यहाँ पर ड्रॉप नहीं कहूँगा, रेस्ट दिया। हमें समझना पड़ेगा रेस्ट और ड्रॉप में क्या फ़र्क होता है, हमारे लोग असल में समझते नहीं है। दूसरा, शाहीन की बात करें, मैं खुद भी हक में था। देखें, ऐसा फास्ट बॉलर कहीं ना कहीं आपको खुद भी समझ में आती है, या जिस बंदे ने आपके साथ काम किया हो कि यार इसकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल है, टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं है, या अगर आप उसकी बॉडी को सारा मेजर कर रहे होते हो कि यार अगर मैं भी खिला देता हूँ इसको इन कंडीशंस में, आगे चैंपियनशिप आ रही है, जो आईसीसी की चैंपियनशिप है, वहाँ तक वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि जो इंग्लैंड वाला, जो आपको याद हो फाइनल मैच जिसमें ब्रेकडाउन हो गया था, वो टूर्नामेंट ही अनफॉर्चुनेटली T20 हार गए थे, तो आप नहीं चाहोगे अपने स्ट्राइक फास्ट बॉलर को। हाँ, दूसरे एंड पे देखें तो मुझे खुद समझ में नहीं आया पीसीबी का, कि पीसीबी उनको बीपीएल का भी एनओसी जारी कर रहा है कि क्रिकेट तो कम से कम वो खेलते रहे फ्लो के अंदर है, तो फिर आप पाकिस्तान भी कर सकते थे। लेकिन अगर आपने एनओसी जारी किया है, वो लिमिटेड फॉर्मेट है, उसमें ज़्यादा आपका वर्कलोड नहीं होता, लेकिन फिर जो यहाँ पर मैनेजमेंट बैठी है और जो बीपीएल की मैनेजमेंट बैठी है, जो उनकी टीम की है, उनमें लाइजोनी कितनी स्ट्रांग है कि आपने जो वर्कलोड मैनेज संभाल के रखना। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, और अब ओवैस द थिंग इज के मेरे ख्याल से इंटरनेट उनका प्रॉब्लम कर रहा था, जो ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट की सिचुएशन है वो तो सभी को पता है। चलें, हाँ, इस पे भी आज तो हम बात करेंगे ही, बट कल भी बात की थी मैंने और आज भी हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से रोज बात होनी चाहिए, हम करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक शार्क ये तहिया नहीं कर लेती कि बस अब मेरा पेट भर गया, बहुत हो गया। हाँ, तो हम क्रिकेट की बात कर रहे थे। मैं अगला सवाल जो मैं करना चाह रहा था ओवैस से, वो था अबाउट द बैटिंग। यू नो, साइम अयूब ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उनकी सीरीज़ गई है। अगेन वो एक बहुत अच्छी रेपो लेके जा रहे होंगे, बट अगेन जिस तरीके के वो बैट्समैन हैं, वो फ्री फ्लो से खेलते हैं। टेस्ट मैच में वो कैसे अडाप्ट करेंगे, टेस्ट मैच में भी क्या उनका वही तरीका रहेगा जिस तरीके से ही इज़ बिन प्लेइंग द ODIs, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ओवैस, मैं आपसे साइम की अगर बात करूं तो साइम ने बहुत अच्छा ODI सीरीज़ खेली है। वही कॉन्फिडेंस लेके वो टेस्ट में जा रहे होंगे, बट जब आप ख़ास तौर पे सेंचुरियन या इस पे टेस्ट खेलने जा रहे हों, कैसे अपनी टेक्निक्स को एडजस्ट करना चाहिए फॉर अ बैट्समैन हु इज़ अ वेरी फ्री फ्लोइंग बैट्समैन? देखिए, साइम अयूब की बात करें तो हमें एक चीज़, जितनी भी तक उस इनिंग्स खेली हैं साइम ने, स्पेसिफिकली साइम अयूब ने T20 की आप बात करें तो उसने एग्रेसिव खेला, जो उसका मॉड गेम है, जो उसका स्टाइल ऑफ प्ले है। अगर आप उसको चेंज करने जाओगे तो लिटरली आप उसको खराब करोगे, जो कि अब्दुल्ला शफीक वाला मामला हुआ है। जो उसका बैकलिफ्ट आप देख लो तो आपको समझ आ रही है कि अब्दुल्ला शफीक भी सारा का सारा उसने अपने आप को चेंज कर दिया, जो कि नुकसान भी आपको समझ आ रही है कि हुआ है। आज भी अगर टेस्ट क्रिकेट की आप बात करें, मैंने कहा ना, अच्छी बात है कि शान मसूद अपनी अपनी पोजीशन पे आके खेल रहे हैं, उनके ऊपर रन्स भी ड्यू हैं, उनके ऊपर सब नजरें रखे हुए हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन दूसरे एंड पे जब इस विकेट की आप बात करते हो तो आप कोशिश करते हो कि यहाँ पर आप थोड़ा सा स्ट्रांग स्ट्राइक अपना करते हो। इस विकेट पे आप ज्यादा देर रुक नहीं सकते, आपने कोशिश करनी है कि आप अपना नेचुरल गेम खेलो, और आपको खिलवाना पड़ेगा साइम अयूब से कि उसकी जो नेचुरल फ्लो है, क्योंकि बॉल उसका बड़ा जबरदस्त बैट पे आ रहा है, बॉडी पे भी अच्छा बॉल वो ले रहा है, प्लेसमेंट भी अच्छी कर रहा है, तो आप उसको नेचुरल गेम पे खेलने दें, आप उसको अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी जो ओपनिंग डिपार्टमेंट और खास करके जो पहला घंटा है वो पाकिस्तान टीम किस तरीके से निकालती है। और जब आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम यहाँ पर मौजूद हैं। बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की बात करें, एवरेज की बात करें, बड़ी तगड़ी आपको नजर आई है कुछ मैचेस के अंदर। लेकिन मैं खुद चाहूंगा कि वो पोजीशन चौथी पे खेलें, क्योंकि वो पोजीशन है जहां पर आपने मिडिल ऑर्डर को सस्टेन करना है। आपके पास तीसरी पोजीशन के लिए कामरान गुलाम मौजूद है, क्योंकि उसने पूरा टाइम, आप डोमेस्टिक में उठा के देख लें या आप उसको KP की तरफ से उठा के देख लें, तो उसने खेला ही वन डाउन पोजीशन के ऊपर। यहाँ तक पाकिस्तान शाहीन्स के लिए तो एक अच्छा वो एक चांस मिल सकता है यहाँ पर। लेकिन मैंने कहा ना, ये पहला मैच होगा कामरान गुलाम का भी इन कंडीशंस के ऊपर, खास करके टेस्ट क्रिकेट के अंदर। उसको भी आपको टाइम थोड़ा सा बैकअप देना पड़ता है, लड़के को थोड़ा सा आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि ये लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट है, अपना टाइम वहां पर स्पेंड करो, आप एंजॉय करो क्रिकेट को जाके। अगर आप प्रेशर सिचुएशन डालोगे तो लिटरली ये अगेंस्ट चीजें आपकी जाती है। लेकिन मैंने फिर कहा, ओपनिंग डिपार्टमेंट आपका इंपॉर्टेंट है कि वो पहला घंटा किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। ऑल राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच मोहम्मद ओवैस, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। मुकाबला साउथ अफ्रीका 1 बजे ये टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। सो लेट्स सी हाउ डज पाकिस्तान कोप्स अप विद साउथ अफ्रीका ऑन द फास्ट विकेट्स। अब वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे हीरो से जिसने अपनी हिम्मत और अज़म से पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला देर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं दाऊद जान, जिन्होंने इंडोनेशिया में होने वाली वर्ल्ड MMA चैम्पियनशिप में सब्ज़ हिलाली परचम सर बुलंद किया है। इस इवेंट में मेडल हासिल करने वाले वो पहले पाकिस्तानी फाइटर बन गए हैं। इसके अलावा वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने स्ट्राइकिंग MMA के इस इवेंट में तीसरी पोजीशन अपने नाम की है। तो हमारे साथ मौजूद हैं दीर के फ़ख्र पाकिस्तान दाऊद जान। दाऊद अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको भाई बहुत बहुत मुबारकबाद। आम MMA फ़ाइट और स्ट्राइकिंग MMA फ़ाइट, ये क्या है, कितने ख़तरनाक मुकाबले होते हैं? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि मुझे इनवाइट किया। और उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है, MMA फ़ाइटिंग बहुत डेंजरस होती है। आपको पता है कम्बैट स्पोर्ट्स में सबसे डेंजरस जो फाइटिंग है MMA है। और जो मैं मेडल है, ब्रॉन्ज़ मेडल पाकिस्तान के लिए, इट्स फर्स्ट टाइम मेडल के पाकिस्तान को मैंने दिया है स्ट्राइकिंग MMA में। इससे पहले स्ट्राइकिंग MMA पे पाकिस्तान के लिए किसी ने कोई मेडल नहीं दिया, तो इट्स अ फर्स्ट एवर मेडल फॉर पाकिस्तान।
जी, वैसे दाऊद, एक आम एमएमए फ़ाइट और स्ट्राइकिंग एमएमए फ़ाइट में क्या बुनियादी फ़र्क होता है, और ये ज़्यादा डेडली फ़ाइट होती है क्योंकि आप पहले पाकिस्तानी फ़ाइटर हैं जो इस कैटेगरी में मेडल लेकर आए हैं? जी, एमएमए का ये है कि मिक्स मार्शल आर्ट एंड स्ट्राइकिंग एमएमए मार्शल आर्ट। एमएमए में ये है कि आप ग्राउंड लाइक रेसलिंग कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं, ग्राउंड पे आप सरवाइव कर सकते हैं। मगर स्ट्राइकिंग एमएमए का ये है, अगर आप ग्राउंड पे चले जाते हैं 30 सेकंड के बाद आप रेफरी आपको उठा देता है, फिर आपने हिटिंग और फिर से स्ट्राइक स्टार्ट करनी होती है। तो ये डिफरेंट कि एमएमए में आप सरवाइव कर सकते हैं ग्राउंड पे राउंड के एंड तक, और स्ट्राइकिंग एमएमए में 30 सेकंड के सिवा आप ठीक है, तो आपने क्लियर कर दिया। अब ये बताएं दाऊद कि इस इवेंट में जब आप शिरकत के लिए जा रहे थे, क्या था आपके जहन में कि व्हाट्स गोइंग टू बी ओवर देयर, बिकॉज क्योंकि आपसे पहले कोई पाकिस्तानी मेडल नहीं ला पाया था ना? एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग इतनी की थी बादशाह उशू एकेडमी में कि कॉन्फिडेंट इतना था कि मैं वहाँ किया कि हाँ मैं परफॉर्म कर सकता हूँ और मैं गोल्ड भी ले सकता था। मगर स्पॉन्सर्स ना मिलने की वजह से और इस तरह फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं रही, उन चीज़ों पे रही, तो इस वजह से वो गोल्ड तो नहीं लेके आए, मगर ब्रॉन्ज़ मेडल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइटें विन की और उसके बाद मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं लेके आऊँगा। वैसे एमएमए सेल्फ सपोर्ट गेम है और एक फ़ाइटर को लड़ाई की तैयारी के लिए एक बड़ी रकम दरकार है, फाइनेंशियली उसका स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। आपका ताल्लुक जहाँ से है वहाँ देर से इंडोनेशिया तक का सफ़र कैसा रहा, और यहाँ तक के सफ़र में आपका हम सफ़र कौन रहा, किसने आपकी कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किसने किया? जी, जैसे कि आपको पता है हर एथलीट को स्पॉन्सरशिप्स की ज़रूरत होती है, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कम्बाट स्पोर्ट्स हो, मगर पाकिस्तान में ज़्यादातर फोकस क्रिकेट पे होता है। अगर कम्बाट स्पोर्ट्स या बाकी स्पोर्ट्स पे फोकस की जाए स्पॉन्सरशिप्स के हवाले से, पाकिस्तान को काफ़ी मेडल्स आएंगे। उसके अलावा मेरे उस्ताद इमरान कासिम साहब जो बादशाह उशू एकेडमी कराची के चेयरमैन हैं, उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस मामले में। शाहज़ेब जो अभी अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट में, उसने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। इसी तरह कुछ दोस्तों ने, मगर गौरव से कोई इस तरह की सपोर्ट वगैरह नहीं थी, तो इन ही दोस्तों ने और उस्ताद ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, ज़रा इस इवेंट के बारे में कुछ बताइए दाऊद। फाइटर्स कितने इसमें शरीक हुए थे, कितनी आपने बाउट्स लड़ी, कौन सा मुश्किल था हरीफ सबसे ज़्यादा? हाँ जी, फ़ाइट्स काफ़ी टफ़ थी क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, 66 कंट्रीज़ आए हुए थे और 600 से ज़्यादा प्लेयर्स थे, ठीक है। तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट दीर से KPK के एक डिस्ट्रिक्ट से एक बंदा उठना और फिर वहाँ पे परफॉर्म करना बहुत टफ़ था, क्योंकि ऐसे एथलीट्स आए हुए थे तो 4-4, 5-5 महीने कैंप्स किए हुए थे, ठीक है। टफ़ तो मेरे लिए जो सलवी का यूरोपियन एक कंट्री है वहाँ का फ़ाइटर मेरे लिए टफ़, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको डील किया अच्छे तरीके से और एक्सपीरियंस काफ़ी भी अच्छा रहा मैं वहाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दाऊद, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर। ब्रेक पे जाने से पहले क्यों ना अपनी जो फ़िज़ा है उसको थोड़ा मअत्तर कर दें और महका दें। उर्दू अदब को खुशबू से महकाने वाली शायरा परवीन शाकिर, आज उनकी 30वीं बरसी मनाई जा रही है। परवीन शाकिर के लिखे जो लफ्ज़ हैं, उनकी जो महक है, आज भी कूबकू मौजूद है कि कूबकू फैल गई बात शनासाई की। परवीन शाकिर की शायरी उर्दू अदब में ताज़ा हवा का एक झोंका सा था। उनका मुनफरद शायरी का मौजू औरत और मोहब्बत रहा। रोमानवी शायरी में वो अपनी मिसाल आप थीं और उन्होंने, कितनी ही ज़बरदस्त बात है कि शी वॉज़ अ CSS ऑफिसर, CSS उन्होंने पास किया, फिर कुछ ओहदे पर फाइज रहीं कुछ अरसे तक और जामिया कराची में तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। आखिरी सांस तक अदब से उन्होंने ऐसा नाता जोड़ा कि आज तक हमारे जहनों में वो मौजूद है। तो परवीन शाकिर जो हैं, जो कि 24 नवंबर 1952 को उन्होंने जन्म लिया था कराची में और एक बहुत ही ट्रैजिक हादसे में उनकी वफ़ात हुई 26 दिसंबर 1994 और बहुत ही कम एज में, यानी कि कहते हैं ना कि वो शोरा जो हैं, शोरा में उनका एक मुनफरिद असलूब, एक मुनफरिद मुकाम, और जब भी परवीन शाकिर का नाम जहन में आता है तो यकीनन वो शेर जो कि हमारे जहनों में होता है। आप कुछ कहना चाहें? जी, मैं उनके नाम की एक रोड जो है जी गई है, इस्लामाबाद की एक सड़क है पूरी जहाँ पर बिल्कुल उनके नाम का बोर्ड लगा दिया गया है। एब्सोल्युटली। तो ब्रेक पे जाने से पहले परवीन शाकिर के नाम होने का शेर कि कूबकू फैल गई बात शनासाई की।
उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। लेते हैं एक ब्रेक और दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। एक बहुत अहम मामला जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, सिनफी तशद्दुद से लेके चाइल्ड मैरिजेस और ऐसे बहुत सारे मामलात हैं हमारे माशरे में जो कि एक ब्लॉट है, एक बदनमा दाग है, और हम कोशिश करते हैं कि इस दाग को छुपा लें, लेकिन ये छुपाई नहीं छुपता है। पिछले कई सालों में कानून साजी तो बहुत की गई है, लेकिन क्या वजह है कि इसमें कमी नहीं आ पा रही है। कानून और इंसाफ कमीशन की जारी होने वाली रिपोर्ट्स में मुल्क में जो सिनफी तशद्दुद के केसेस हैं उसमें इजाफे का इंकशाफ हुआ है। इसके साथ साथ जो घरेलू तशद्दुद है उसमें इजाफे का इंकशाफ हुआ है। एंड टू ऑल ऑफ योर सरप्राइज, जो कम उम्र की जो शादियां होती है, कम उम्री की, उसमें एक स्टार्ट तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्टैगरिंग है कि वो बच्चियां जो अपनी 18 साल की उम्र को भी नहीं पहुंचती, उनकी शादियां कर दी जाती हैं। उनकी शरह 18.6% है। और ऐसा भी है कि 15 साल तक जो बच्चियां नहीं पहुंच पाती अपनी उम्र को, उनकी भी शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। आज इस बहुत ही अहम मौजू पे हमें ज्वाइन कर रही हैं दिलशाद परी साहिबा। शी इज़ प्रोग्राम एनालिस्ट फॉर जेंडर GBV एंड चाइल्ड मैरिज UNFPA। दिलशाद साहिबा, आपको बहुत बहुत खुशामदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए, लेट्स स्टार्ट विद द कम उम्र वाली शादियाँ। दिलशाद साहिबा, हमें समझाइएगा कि ये जो एक ट्रेंड है, हम 2024 एंड हो रहा है, वी आर एंटरिंग इनटू 2025, अभी भी पाकिस्तान में ये ट्रेंड है, कितना ज़्यादा है, रूरल और अर्बन डिवीज़न इसकी क्या है? जी, first of all, thank you so much for having me here. I'm representing UNFPA, United Nations Population Fund, and UNFPA is United Nations lead agency which works on sexual and reproductive health, family planning, gender-based violence and child marriage. So when it comes to gender-based violence and child marriage, globally भी जो है ना, quite substantial number of women and girls, they face violence and they are married off before the age of 18. And that similar case is here in Pakistan as well. पाकिस्तान में जो चाइल्ड मैरिज के रेशियो है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स ऑन डेटा PDHS 2017 and 18, 18% जो है they are married off before the age of 18, which is actually, if you look at it in terms of percentage, maybe it looks less, but since Pakistan is the 5th populous country of the world, it's huge in number, and it's still happening. And happening in rural areas as well as urban. तो ऐसा अगर आप डेटा को देख के मज़ीद देख ले, you will find it more in urban poor and rural rich में भी है. But there are of course number of contributing factors to it. Poverty है, social norms है, where we have acceptance of child marriages. We do accept, we don't find anything really wrong with child marriages. We do not really understand the cost and consequences, health consequences, social and overall well-being consequences of child marriage. That's why it really goes on. It is going on at a large scale. If we compare child marriages for girls and boys, of course, the proportion for boys is very less as compared to girls, but it is a greater, larger level, and there are huge contributing factors to it. And then when it comes to gender-based violence, the data, government of Pakistan data tells us that 34% of ever married women, they face violence, according to government data PDHS 17-18 again, and which is again for ever married women. We don't have any data for those who are not married. So violence goes on with them as well. So looks like, quite huge number, huge proportion, good proportion of Pakistani women and girls, they face violence of different types, which is domestic violence, physical violence, sexual violence. And now with having, technology, the technology facilitated gender-based violence as well. अच्छा, अब मैं ये जो UNFPA की जो रिपोर्ट है 2020 की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, आई वाज गोइंग थ्रू इट, और ये मुझे बताइएगा और लोगों को भी समझाइएगा कि ये चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। ये जो कम उम्री और जबरी शादियां हैं, इनका जो ख़ात्मा है, ये जो है ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़ जो इम्तियाज़ रखा जाता है और जो इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है, तासुब, उनसे ये
जुड़ी हैं? हाउ? जी जी, जो चाइल्ड मैरिज इशू है ना, इसके मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। इसमें जो ओवरऑल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, दैट्स ऑफ कोर्स स्टार्ट्स विद जेंडर इनइक्वालिटीज, द वे वी डील विद वुमेन, विद द वे वी डील विद मैन एंड देन बॉयज़ एंड गर्ल्स, इट्स रूटेड एट दैट लेवल एज वेल. लेकिन then there are different multiple factors. One is like again the gender inequality, social norm, जहाँ पे हम एज ए सोसाइटी इसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझते, इसके कॉस्ट को नहीं समझते, इसके नुकसानात नहीं समझते, इसके हेल्थ के क्या नुकसानात है. देखिए आप जब चाइल्ड मैरिज को देखते हैं, मैरिज के बाद जो है विद दैट वन इंसिडेंट ऑफ निकाह, व्हेन यू स्टार्ट डीलिंग विद दैट लिटिल गर्ल हु इज़ स्टिल अ चाइल्ड एज एन एडल्ट, तो वो उसके ओवरऑल वेलबींग, उसके साइकोसोशल हेल्थ पे उसके इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन उसके ओवरऑल फिज़िकल हेल्थ पे भी है, बिकॉज उसके बाद जो है सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं. एंड आवर सिस्टम इज़ नॉट रियली सच दैट which responds to the needs of a child when it comes to sexual and reproductive health. वो इश्यूज़ होते हैं. उसके बाद टीन प्रेगनेंसी, हमारे मुल्क में ज़ाहिर है सबको वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम. अच्छा, इसके अलावा जो है ना, पॉवर्टी इज़ अगेन अ बिग रीज़न. यूजुअली जो बहुत ज़्यादा गरीब फैमिलीज़ होती हैं, दे ट्राई जहाँ पे अगर ज़्यादा लोग हैं, दे ट्राई टू गिव अवे वन माउथ टू समवन एल्स टू फीड. So that's the issue. इसके अलावा भी there are other customary practices. It's not only poverty as well. Poverty is the big driver. जो customary practices है, for example, जहाँ पे peace, collateral के तौर पे child marriages होती हैं, social and cultural swara and others, तो उसके result में भी child marriages होती हैं. Here we don't have really data on the types of customary practices which are contributing to child marriage, but we do have data जहाँ पे हमें पता है कि पावर्टी है एंड अदर सोशल जो बिहेवियर है दैट कंट्रीब्यूट्स टू चाइल्ड मैरिज. जी, वैसे दिलशाद साहिबा, आपने जो भी कहा हम एग्री करते हैं, और इसी हिसाब से अगर मैं थोड़ा सवाल करूं तो कानून तो बहुत हैं, लेकिन जिनसी तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ हैं, पनिशमेंट्स हैं, उनकी शरह महज 5% है. ऐसा क्यों है? जी जी, पाकिस्तान में जो है ना, अगर हम देख ले, अगर उस तरह से डेटा पे बात करें, एक तो ज़ाहिर है 1 in 3 women they face violence, gender based violence which is of physical nature, sexual nature and other. लेकिन जो हेल्प सीकिंग बिहेवियर है पाकिस्तान में, that's very low. More than 56% of those who face violence do not even share with their families and friends. They keep quiet. And very small proportion they go to their families, friends and community to someone and tell them. And very small proportion they go to formal services, और conviction rate वहाँ पे बहुत कम है. Of course एक तो major जो issue है that is of stigma, and then because there is a lot of stigma, there is a lot of shame, that's one reason. And other than that, the services are not always available. The way you look at the availability of services, all the related services, when it comes to violence, usually globally there are 4 services which are categorized as essential service. Health है, social services, shelter home, helpline, psychosocial support, and police protection and legal justice है. Not all of these services are available to them so easily. There is a cost in accessing to those services, and then the service providers are also not fully trained on the ethics and principle of this. So once they go through the trauma of violence, most of the time the survivors, they have to go through the trauma of accessing that services as well. तो बहुत सारे लोग जाते ही नहीं है. And then our service providers, even including जो judiciary है, they really need to be on top of things to be able to really implement the laws in a right. true spirit. Right. So that's a reason as well. अच्छा मैम, ये मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा होगा, बट इट इज़ वेरी पर्टिनेंट. हम जब बात करते हैं घरेलू तशद्दुद की, और जब ख़वातीन पे घरेलू तशद्दुद होता है, तो समझाया जाता है कि इट्स एन एब्सोल्यूट पेट्रियार्कल इशू, और मर्द जो है वो हाथ उठाता है औरत पे. लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा गया है, चूल्हा फटने से लेके मेंटल टॉर्चर तक, जो ससुराल में ख़वातीन हैं वही उस औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं. डू यू एग्री टू दैट? और इस मामले में हम इसको कर्ब करने में कहाँ तक पहुँचे हैं? जी, दैट्स वेरी ट्रू बट अनफॉर्चुनेट एज वेल कि हमारे सोसाइटी में देर इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस, देर इज़ इंटरनलाइजेशन ऑफ वायलेंस. And the internalization is not only from men's side, women also internalize violence. उनको भी लगता है कि ये justified है. एक मर्द जो है वो हाथ उठा सकता है, हस्बैंड हाथ उठा सकते हैं, that's at a very larger level.
more than 40% actually think that's fine. And for very small reasons, जैसे खाना जो है वो जल गया है, खातून जब खाना बना रही थी या वो पूछे बगैर किसी से या अपने घर वालों से मिलने चली गई, सो दैट्स द लेवल ऑफ इंटरनलाइजेशन एंड दैट्स रियली अ रीज़न जहाँ पे लोग वायलेंस करते भी हैं। अच्छा, मैं अगर इस तरह से बात करूँ ना, वी रियली आर ऑल ऑफ अस, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नाउ वर्किंग ऑन इट, वी डू हैव लॉज इन almost all provinces when it comes to domestic violence, and we do have now law on the sexual violence as well. Government is playing good role and communicating that social norms are changing. Probably it's changing, but at the same time large number of women and girls, they are facing violence. So always when it comes to the solution, prevention is the solution. Zero violence is the solution, but that's the perfect ideal situation, and we are very far from the perfect world, that we know. Here the important thing is that can only be achieved through social norm change at a greater level, but at the same time having other response services are really important. It's really important कि इससे पहले कि हम सारे norms change करें, हम positively ट्रांसफॉर्म करें अपनी सोसाइटी को, इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम लॉज की इम्प्लीमेंटेशन पे भी बात करें, हम जी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने भी बात करें और उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करें व्हेनेवर दे आर इन नीड ऑफ सर्विसेज। मैम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट स्टिल आई वांट टू आस्क यू समथिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आप थोड़ा सा शॉर्ट में मुझे जवाब दे दें तो मुझे मिल जाएगा। जितना भी आप अभी तक आपने हमसे बात की है, चाहे वो वायलेंस की है, तशद्दुद की है, जो भी आपने बात की, आपको लगता है कि जो मेन कॉज है, जो रूट कॉज है, वो तालीम की कमी है? अगर हम तालीम को आम कर दें तो ये सारी कैंपेन्स समझना भी आगे से उन लोगों को आसान हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो शऊर जब उजागर हो जाएगा तो उसके ऊपर बहुत हद तक काबू पाया जा सकेगा। डू यू एग्री विद दैट? जी जी बिल्कुल। एजुकेशन इज़ अ बिग ड्राइवर, इट्स अ बिग ह्यूज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। However, you can still see violence in those societies who are very educated. So education के साथ साथ जो है ना, power dynamics पे भी काम करने की ज़रूरत है। She should be given with enough agency, opportunities, and also resources to be able to make certain decisions in her life. So education is absolutely a big driver, is a huge contributing factor in it. Point taken, ma'am. Point taken. Thank you so much, दिलशाद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट रहा। तो चलें एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। मौसम की अपडेट्स के साथ मैं हूं सोनिया सुंदर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पाकिस्तान में ज़्यादातर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब और KPK के मुख्तलिफ अजला में सर्दी के साथ शदीद धुंध का राज है, जिसके बाइस कई मोटरवेज जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी के बाइस लोग घरों तक ही महदूद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम या रात में कश्मीर और उसके साथ के पहाड़ी इलाकों में मतला जज़वी अबल आलूद रहने का इम्कान है और बर्फ़बारी भी हो सकती है, बारिश भी एक्सपेक्टेड है। अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज कराची शहर में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा 11, स्काई क्लियर रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 25 डिग्री तक। लेकर चलते हैं आपको हैदराबाद की जानिब। तो हैदराबाद में आज मिनिमम टेम्परेचर जो है वो होगा 11, पार्टली क्लाउडी रहेगा और साथ में मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 24 डिग्री तक। मीरपुर ख़ास में आज मिनिमम टेम्परेचर जो रहने वाला है वो है 10 और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर रेस करेगा वो होगा 24 डिग्री तक। लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट शहर की जानिब, नवाबशाह में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 7, स्काई क्लियर रहेगा, सूरज चमकता रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 23 डिग्री तक। लाड़काना की अगर बात करूं तो लाड़काना में आज मिनिमम दर्जे हरारत जो है वो रहने वाला है महज 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री तक रहने का इम्कान। लेकर चलते हैं आपको गवादर की जानिब। तो गवादर में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 15 और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रेस करेगा 24 डिग्री तक, स्काई क्लियर रहने का इम्कान है। क्वेटा में आज जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है -5 और मैक्सिमम जाएगा 12 डिग्री तक, स्काई क्लियर रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं मुल्तान की। तो मुल्तान में आज मिनिमम जो टेम्परेचर है वो होगा 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्रीज तक जाने का एक्सपेक्टेशंस हैं। लाहौर की अगर मैं बात करूं तो लाहौर में आज मिनिमम दर्जे हरारत जो है वो होगा 3, मैक्सिमम जाएगा 18 और पार्टली जो है वो क्लाउडी रहने का इम्कान है। फैसलाबाद में जबकि जो आज मिनिमम दर्जे हरारत है, मिनिमम टेम्परेचर वो है 4, पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान, प्लस मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्रीज तक। शहरी इक़्तिदार की बात करूँ यानी कि इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद में आज मिनिमम जो टेम्परेचर है वो होगा 3 और मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 19 डिग्रीज तक रहने का इम्कान। उसी के पड़ोस की अगर बात कर लेते हैं मरी की, तो मरी में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा महज 3, स्काई क्लियर होगा और जो मैक्सिमम डिग्रीज होंगे वो होंगे 12। और इसके बाद बात करते हैं पेशावर की, तो पेशावर में आज जो दर्जे हरारत है मिनिमम वो है 4, पार्टली क्लाउडी रहेगा और मैक्सिमम जाएगा 18 डिग्रीज तक। सो ये थी आज की वेदर अपडेट्स हमारे पूरे मुल्क की। और अब चलते हैं प्रोग्राम के बकाया हिस्से के जानिब। फैसल, ओवर टू यू। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में इंटरनेट स्पीड का मामला किसी से ढका किसी से छुपा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब शायद सुस्त इंटरनेट से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशंस शहदा फातिमा ने कौमी असम्बली में ये बताया कि 2 बड़े बैनुल-अक़वामी इदारों एलॉन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज और चीनी सैटेलाइट कंपनी शंघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने मुल्क में काम करने के लिए लाइसेंस की दरख्वास्त दे दी है। यकीनन ये तो बड़ी अच्छी खबर है। शहज़ा फातिमा के मुताबिक स्पेस एक्स के ज़ेर मुमलिकत सैटेलाइट पर मबनी इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाला स्टारलिंक और चीनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन फर्म शंघाई स्पेसकॉम जो है वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दोनों ही इस रेगुलेटरी फर्म वर्क के तहत पाकिस्तान में काम को जो है वो बढ़ाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ हो जाएगी। यस, इसी पे बात कर लेते हैं। वाइस चेयरमैन पाशा राहील इकबाल साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राहील साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। राहील साहब, तो इलॉन मस्क की स्टारलिंक ने पाकिस्तान में काम करने के लिए लाइसेंस की दरख्वास्त देती है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी खबर तो कोई हो ही नहीं सकती सर आज। ज़बरदस्त, डेफिनेटली ये तो बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, बट अभी हमें कोई प्रॉपर अपडेट नहीं है इस बारे में कि वाकई, क्योंकि अगर आपने न्यूज़ फॉलो इंटरनेशनल अगर आप फॉलो कर ही रहे हैं तो उसमें बेसिकली रिचर्ड कर्नेल एक स्पेशल एनवॉय हैं यूएस के, उन्होंने ही मोटिवेटेड एंड इनिशियली उन्होंने कुछ ट्वीट और कुछ मीडिया में कहा था कि स्टारलिंक एंड ही फील इलॉन मस्क के स्टारलिंक को जो है वो पाकिस्तान में डेफिनेटली जो है ना एस्टैब्लिश करना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम एवरी एंगल बिकॉज इट्स सैटेलाइट इंटरनेट, और अगर ये न्यूज़ एक रियलिटी में तब्दील होती है सो इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग स्टोरी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो सुस्त इंटरनेट है उसका जो मसला चल रहा है काफ़ी अरसे से वो हल होने वाला है। लुकिंग फॉरवर्ड जी, इंशाल्लाह ऐसे ही है। तो राहील साहब, क्या मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि हमारा जो इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट का तरसीली निज़ाम था वो क्या बोसीदा हो गया था, क्या वो आउटडेट हो गया था, जिसकी वजह से हमें इंटरनेट की स्पीड में सुस्त रवी का मुजाहरा हमने देखने को मिला? ये देखिए, तो आपको पता है कि बेसिकली जो हमारी एपेटाइट है फॉर इंटरनेट जो है वो पाकिस्तान की एवरी डे इंक्रीजिंग। अगर आप कंपनीज की बात करें तो कोई मोर देन 2000 आईटी कंपनीज हैं जो कि सिर्फ पाशा के साथ आईटी एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड हैं, और अभी कई ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, हो रही हैं, होने वाली हैं। अगले 2 सालों में हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि 5000 प्लस आईटी कंपनीज अगले साल पाशा के मेंबर कंपनीज हैं। सो आप जिस तरह से ओवरऑल हमारी ग्रोथ है, मतलब $3.4 बिलियन से अगले 5 सालों में हम 14-15 बिलियन डॉलर तक पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। सो आप उसके लिहाज से देख लें कि हमारी बैंडविड्थ ओवरऑल बढ़ रही है। हमारे फ्रीलांसर्स कम्युनिटी की अगर आप देखें 3 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं जो इस वक्त बेसिकली क्या कहते हैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और $500 मिलियन का रेवेन्यू है। तो जो एपेटाइट फॉर इंटरनेट है, फिर जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं अगर आप देखें तो वो एक ट्रेंड पाकिस्तान में फिर कंटेंट क्रिएटर्स का, और ओवरऑल एक बैंडविड्थ जो है, कैपेसिटी हमारी वो बढ़ रही है, इंटरनेट कैपेसिटी, इंटरनेट यूजेज बढ़ रहा है। उसके लिहाज से ऑब्वियसली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इट नीड्स टू बी अपडेटेड। ऑब्वियसली फाइबराइजेशन की ज़रूरत है और कुछ की ज़रूरत है। सो इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है एंड होपफुली अब तो काफ़ी हालात बेहतर हो गए हैं इंटरनेट के, एज यू कैन सी। लुकिंग फॉरवर्ड के जी जितनी बाहर की और फाइबर्स की और मज़ीद भी आ रही हैं, वेस्ट अफ्रीका फाइबर भी पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी में आ रही है। सो जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी ऑब्वियसली हमारे जो भी इंटरनेट की बैंडविड्थ के मसले हैं
वो लुकिंग फॉरवर्ड सॉल्व हो जाएंगे। और स्पेशली जो इंटरनेट, ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है ना, ये इसकी खूबसूरती ये है कि इट्स डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, और ये उन एरियाज़ में बड़ा एफिशिएंटली जो है ना आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपकी फाइबराइजेशन या फाइबर नहीं है या नॉर्मल बैंडविड्थ इंटरनेट नहीं पहुँचा। तो ये इस टेक्नोलॉजी का भी होना, आई थिंक इट्स गोना बी अ प्लस फॉर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, स्टारलिंक के अलावा चीनी सैटेलाइट कंपनी शंघाई स्पेसकॉम, वो भी उन्होंने भी लाइसेंस के लिए दरख्वास्त जमा कराई है। तो प्रोसीजर क्या होता है राहिल साहब, कितने अरसे तक ये क्लेम है, इनको क्या समझाएंगे कि दरख्वास्त दी जाती है फिर वो हुकूमत के पास आती है, तो इसमें कितना टाइम लगता है? देखिए ऑब्वियसली आपको पता है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं ये। पीटीए में रजिस्ट्रेशन है, मुझे अगर आप इसकी निटी-ग्रिटी में जाएँ तो उतनी डिटेल्स तो आपको पता है कि वी नीड हैव अ प्रॉपर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस में जो एग्जैक्ट पॉलिसी हाईलाइट कर सके कि भी क्या है, पॉलिसी प्रोसीजर क्या है। तो उसमें पहले भी कई कंपनीज ने आके ऑपरेट तो किया है। कई कंपनीज वैसे करती हैं कि कोई चलती हुई कंपनी को जो है ना एक्वायर कर लेती हैं। वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक जिसे कहते हैं कि ईजी प्रोसेस है कि आपने एक चलते हुए सेटअप को एक्वायर किया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट कर दिया एंड दैट्स इट, यू आर लाइव व्हेन यू आर अपडेटेड। तो ये मल्टीपल वेज हैं, लेट्स सी आगे। आई मीन बट द न्यूज़ इज़ पॉजिटिव, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा, वैसे राहिल साहब, गैर मुल्की कंपनीज तो पाकिस्तान आ ही रही हैं, मगर इनके आने से क्या मुल्की इदारों के डाटा को महफूज रखा जा सकेगा? आप तो देखें, जो नेशनल पॉलिसी है वो तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है, और डेफिनेटली जो एक्ट और ट्रीटी साइन होती है वो ये होती है कि जो हमारी, अगर आप अपने जो बैंक्स का डाटा देखें तो वो भी देखने के यहाँ पाकिस्तान से बाहर जा ही नहीं सकता। जितनी भी वैस प्रोवाइडेड सर्विसेज हैं, इवन जितनी भी इवन कोई अगर मैसेंजर आता है इस तरह का भी वैस से हट के हम ये सर्विसेज उस पर देना चाहते हैं आपके व्हाट्सएप की तरह की सर्विसेज पे, तो वो भी उसमें एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि द डाटा हैज़ टू बी हियर। मतलब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, डाटा सेंटर है, डाटा सेंटर को पहले जो है ना तो लोकली ऑपरेट और सेटअप करना पड़ता है, अदरवाइज इस तरह की सर्विसेज को लाइसेंस नहीं मिलता। अच्छा, वैसे राहिल साहब, करंटली कितने फ्रीलांसर्स को इश्यूज भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, नॉट ओनली द फ्रीलांसर्स ऑब्वियसली, बिकॉज जैसे कि आपने अपने गुफ्तगू के इब्तिदा में कहा था कि पाकिस्तानीज़ का जो इंटरनेट का एपेटाइट है इट्स इंक्रीजिंग, इट्स नॉट ओनली द एपेटाइट, इट्स द नेसेसिटी विच इज़ इंक्रीजिंग एज वेल ना। तो कितने अरसे में ये तमाम, मतलब इज़ इट जस्ट द मैजिक वांड कि ये आएगा और स्टार्ट हो जाएगा, या फिर इसको भी आने में एंड देन इसके आगाज़ से फिर सारा टाइम जो है, कितना टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन हो जाएगा? देखिए, अगर आप ये टॉकिंग अबाउट लाइक सैटेलाइट इंटरनेट की बात करें, फिर याद देखिए सैटेलाइट इंटरनेट का ये है कि अगर आप स्टारलिंक की बात करें ना तो उनकी थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑलरेडी लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, जो यहाँ से कोई आप समझ लें कि 550 किलोमीटर के रेडियस में अर्थ के अराउंड जो है ना ये ऑपरेट कर रही होती है। सो इट्स ओनली अबाउट मतलब ये जो स्पेस एक्स की बेसिकली जो लॉन्च पैड है उसमें दे हैव लाइक थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑपरेटिंग ऑलरेडी। तो जस्ट अबाउट providing the service, getting the license done और providing the service। मतलब वो ऐसे नहीं है कि उन्होंने पहले भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना ही करना है। So satellite internet is like they get the license and that's it, they are operated from day one। तो इसमें इतना कोई वो नहीं है because they are already operating globally, और इन्होंने सिर्फ ये है कि पर्टिकुलर कंट्रीज में जाके सिर्फ अपनी सर्विसेज को ऑन करनी है। ऑल राइट, राहिल इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी अलॉन्ग विथ यू आर लुक के कब ये इंटरनेट आए और कब लोगों की ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए। अच्छी बात है। अब ब्रेक का वक्त तो आ गया है, लेकिन ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। विंटर्स के आते ही ना फैसल बड़ी डिफरेंट टाइप की वो हो जाती है स्किन ना आपकी, चाहे वो आपके सर की हो, चाहे वो आपके हाथों की, फेस की। किसी की ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, किसी की पैची हो जाती है, किसी की ऑयली हो जाती है, किसी की कॉम्बिनेशन होती है वो ड्राई हो जाती है। मतलब सर्दियों के अकॉर्डिंगली आपकी जो स्किन है ना वो होना शुरू हो जाती है। ये तो आपने ये सारी बात कर दी, बट देयर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी जो कि विंटर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। वो कौन सा? दैट इज योर स्कैल्प।
डैंड्रफ हो जाती है, राइट? ऐसा ही है ना? पूरा साल नहीं होता, हाँ, लेकिन इसमें पता नहीं क्या मसला हो जाता है। इसमें मसला ये हो जाता है कि विंटर्स के आते ही मौसम बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो ऑब्वियसली फिर वो आपकी स्किन जो है वो रिएक्ट करती है। सर की भी तो स्किन, आप सर भी तो आपके अंदर लगा हुआ है, वो भी फिर इसी तरह से करता है। तो इस पर हमने ना आज बात करने के लिए एक बुलाई है डॉक्टर साहिबा, जो इस हवाले से बात करने वाली हैं कि भाई ये सर्दी के मौसम में आती क्यों हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और हम इसको कैसे इससे बचा सकते हैं, अपनी स्किन को कैसे अच्छा कर सकते हैं। सो हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमरीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि ये सर्दियाँ आते ही स्किन को क्या हो जाता है? बिल्कुल ऐसा होता है हमारे पास। आपको पता है हमारे कराची की सर्दी भी जैसे नकली है, 1 मंथ की हार्डली सर्दी हमें मिलती है। स्टिल जैसे हमें आदत ही नहीं है यहाँ पे, और हम लोग हमेशा पूरा साल जो है वो पोल्यूशन वाले उसमें रहते हैं, और ऐसा वेदर होता है हमारा कि गर्मी, एंड आपको पता है कि कैसा वेदर होता है इतना, उसमें सडन ये ठंड हो जाना ना, उसमें हमने सिर्फ ये पेशेंट्स में डिफरेंस देखा है कि जैसे इन्होंने कहा कि डैंड्रफ आ जाती है स्कैल्प पे, बिकॉज पीपल मेन थिंग इज दे स्टॉप टेकिंग शावर एवरी डे। सच्ची बता रही हूँ आपको। यस, दे स्टॉप टेकिंग शावर। अगर 2 दिन स्कैल्प आप ना धो तो आप देखो स्कैल्प में आस्ता आस्ता डस्ट और पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाएगा, एंड देन डैंड्रफ पिक्स यू अप, और वो इतना ज़्यादा स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है जिसको हम अपने मेडिकल लैंग्वेज में डर्मेटाइटिस कहते हैं, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, और वो फिर आपको आस्ता आस्ता चेस्ट पे, बैक पे भी हल्का सा डैंड्रफ फील होने लगता है। लड़कों को बियर्ड में फील होने लग जाता है, लड़कियों को पीछे बिल्कुल कान के पास, तो आस्ता आस्ता बॉडी पे भी वो डैंड्रफ आना शुरू हो जाता है। और डॉक्टर साहब ये जो आपने बात की ना कि यू नो आई नो पीपल ऑन अ लैटर नोट, पीपल के जो गर्मी में भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन नहीं आते, सो हम ज़्यादा मरीज इसको और ख़राब नहीं करेंगे सेगमेंट, बट स्पेशली बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग शावर, इट्स अबाउट द वाटर टेम्परेचर एज वेल ना, कि आप गर्मियों में जो आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं, देन यू स्टार्ट वॉशिंग योर हेयर विथ गर्म पानी, तो इसका भी कोई इम्पैक्ट आता है? देखिए गर्म पानी से वैसे ही कहते हैं ना कि गर्म, हम तो सब ऑनेस्टली स्पीकिंग गर्म पानी से नहाते हैं, पर बना किया जाता है कि स्कैल्प को गर्म पानी से ना धोएं। अगर अदरवाइज मौसम के अलावा भी, सर्द मौसम के अलावा भी अगर आप गर्म पानी से धोते हैं, मतलब गर्मियों में भी, तो भी आपका स्कैल्प खराब होने के खराब होता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम स्कैल्प के साथ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज है, पर उसको बस क्विक एक उसमें लेके जाने के लिए कि फर्स्ट एड हो, आप सबसे पहले जाके आयरन डेफिशिएंसी का टेस्ट करा लें कि कोई आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, और इतने आप जाएंगे जब टेस्ट कराने तो वो पूछेगा आपसे कौन से वाइटामिन चेक करने हैं। सबसे पहले विटामिन B12 एंड आयरन डेफिशिएंसी, वही आपको एक्सक्लूड आउट करके बताएगा कि क्या हेयर फॉल इस वजह से हो रहा है या नहीं। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब भाई जनरली लोग ये करते हैं, सोनिया बिफोर दैट वी हैव टू अनाउंस कि जी बोल ब्रेकिंग पे वी आर लाइव फेसबुक पेज पे, तो आपका जो सवाल है आप उस पर पुट अप कर सकते हैं ना, प्लीज गो ऑन। एक सवाल ये यकीनन जो हमारे व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके जहनों में सवाल होगा कि अच्छा डैंड्रफ हो गई, कोई बात नहीं, ऑयलिंग कर लो, ख़त्म हो जाएगी। जनरली हमारे यहाँ यही होता है। नहीं जाती, और बाल और गिरना। अब कैसे होता है कि वैसे डैंड्रफ होती हमें भी, मुझे भी होगी अभी, पर तब तक आपको दुख और डर नहीं लगता जब तक बाल गिरना शुरू हो जाए। जब बाल आपके हाथों में आने लग जाए शैम्पू करते हुए, तो आपको सही वाला डर लगता है। व्हेन यू कोम योर हेयर, जब बाल आने लग जाए हाथ में तो डर लगता है। जब हेयर फॉल होगा तो ही आप डॉक्टर के पास जाओगे या ख़ुद का ख्याल रखोगे। और फिर इसमें ऑयल्स भी होते हैं। एक ऐसा ऑयल मैं आपको बताऊंगी शिया मॉइस्चर का, जो जिसमें एक कोकोनट ऑयल है जिसमें कोकोनट की कोई स्मेल नहीं है, वो आपके डैंड्रफ को बिल्कुल वेव ऑफ कर देता है। अच्छा, एक बहुत अच्छा ऑयल है। आई विश कि मेरे पास कोई पिक्चर उसकी होती। एंड रैंडमली बता रही हूँ आपको कि शिया मॉइस्चर कोई भी ब्रांड का अमेजिंग ऑयल होता है स्कैल्प के लिए। और फिर एक ऐसा शैम्पू यूज़ करना चाहिए 2 महीने के लिए जो मेडिकेटेड हो, जो फ़िलहाल आपके डैंड्रफ को हेल्प करे, फिर आप वापस आ जाओ। लोग 1-1 साल तक वो एंटी डैंड्रफ यूज़ करते हैं, ये भी नहीं करना होता। उससे भी शायद स्कैल्प और ड्राई हो जाता है। एक्चुअली कोई भी शैम्पू आप कंटिन्यू यूज़ करो 3 मंथ्स के बाद, तो फिर वो आपके असर करना छोड़ देता है। तो यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग योर शैम्पू, पूछ के कि क्या यूज़ करना है। बालों का ख्याल बहुत मुश्किल है। वी हैव गॉट अ क्वेश्चन ऑन फेसबुक कि क्या जो डैंड्रफ है वो ऐसा है कि कोई ऐसा सोल्यूशन, कोई इलाज के जो हमेशा के लिए चला जाए, बार रिकरेंस ना हो? जाएगा, रिकरेंस होता है हर चीज़ का लाइफ में। देयर इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर एनीथिंग इन दिस लाइफ। पर यह है कि एक वक्त के लिए जब अगर चला जाए ना, तो वो ही वक्त होता है बालों को वापस रीगेन करने का। अच्छा, उसके साथ मेरा भी एक सवाल है कि विंटर्स और समर्स में हेयर केयर डिफरेंट है? हमें जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं इन आवर समर्स वही कंटिन्यू करें विंटर्स, या फिर
कुछ चेंज हम तब्दीली कर सकते हैं सेम, पर आप देखिए जैसे आपने कहा ना, जैसे आपको अगर विंटर्स में इशू अगर फील होता है, काफ़ी लोगों को समर्स में भी होता है। हेयर फॉल के पैटर्न्स जो होते हैं हेयर फॉल का, वो कभी भी किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ में आ सकता है, फॉर मेन एंड वेमेन बोथ। लड़कियों को तो और ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, पर लड़कों को स्ट्रेस इश्यूज होते हैं। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि विंटर्स या समर्स, जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम हो, हेयर फॉल शुरू हो, पहला इंडिकेशन है कि कुछ हो गया है सर को। वैसे मेरा भी एक ज़ाती सवाल है, हम भी अपने अपने ज़ाती सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे हमें यहाँ पर अपने हेयर स्टाइलिंग करनी होती है। जी जी जी। तो हमें रूट टचिंग भी करवाना है, तो हेयर कलर भी, डाइज एंड ऑल। तो बाल हमारे स्कैल्प तरह तरह के केमिकल से गुजरता है, यू नो। सो ये नहीं कि स्कैल्प ड्राई हो गया, कुछ हो गया, लेकिन बालों की सेहत पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। आपके जल्दी स्प्लिट एंड्स आने शुरू हो जाते हैं, एट टाइम्स डेंड्रफ आता है, एक टाइम दूसरे तीसरे दिन ख़त्म भी हो जाते हैं। मतलब वो उनके डेली ब्लो ड्राइंग हो रही है, स्ट्रेटनर हो रहा है। और हमारे अलावा भी आई गेस बहुत सारी आजकल लड़के लड़कियाँ ऐसे हैं जो यूजुअली स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो स्ट्रेटनर्स और ब्लो ड्राइंग करके जाते हैं। बिल्कुल, तो 13-14 साल। तो एग्जैक्टली, तो ऐसे में हमें जो हमारा हेयर केयर है वो किस तरह से डेली बेसिस पे करें, वीकली बेसिस पे करें, और क्या होनी चाहिए ऐसी केयर? मैं अभी आप लोगों को भी देख रही थी, बहुत अच्छे से आप लोगों के बाल बने हुए हैं, इतने अच्छे। और आई एम श्योर कि जेल भी यूज़ होता होगा और आप लोगों को हाँ स्प्रेज भी यूज़ होते होंगे। पर ऑनेस्टली मैं कितना भी कुछ बताऊंगी ना, कोई नहीं ख्याल रखता बालों का जब तक किसी तकलीफ से नहीं गुजरता। एंड 13-14 साल के बच्चे भी, हमने भी किया, बहुत बाल स्ट्रेट करके ही स्कूल और कॉलेजेस जाते थे। पर क्या है कि मैंने एक चीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी के 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में देखा है, प्रैक्टिस में, कि बाल आपका जिसका हेल्दी है इनहेरिट फैमिली से, वो पूरी लाइफ रहता है। आप 60 साल के होते हो और आपके पास खूबसूरत बाल होते हैं, लड़की हो या लड़का। और जिसके 13-14 साल में ही बाल थिन होना, वो पूरी ज़िंदगी बेचारा करता रहे अपने ट्रीटमेंट्स, उसके बाल सिर्फ बस बेहतर हो सकते हैं, पर वो जो थिकनेस है वो वॉल्यूम नहीं मिल सकता। राइट, ओके। अरीशा का सवाल है ऑन फेसबुक के, उन्होंने हेयर से हट के भी किया है कि भाई ड्राई स्किन ना जी अब विंटर में, सो हाउ टू गो अबाउट इट? बॉडी ऑयल, इट्स अ फेस एंड बॉडी ऑयल, वी शुड यूज़ दैट। हल्का सा लगा ले, आजकल इतने अच्छे फेस एंड बॉडी ऑयल आए जो स्कैल्प पे भी। देयर आर सो मेनी, नाम ले सकती हूँ ब्रांड्स के? नहीं, ब्रांड्स के नहीं, मतलब लेवेंडर ऑयल होता है, रोजमेरी ऑयल होता है, देयर इज़ अ कैरेट ऑयल, कैरेट ऑयल है। पर इतने अच्छे ब्रांड्स के नाम मेरे मुंह पे हैं, पर ये है कि बस इतना आपको बताइएगा मुझे, अभी बस लिख के दे दूंगी आपको। पर ये होता है, हाँ, हमें मना किया जाता है ना कोई भी ब्रांड का नाम लेते हुए, पर कैरेट ऑयल बड़ा अच्छा होता है इन ऑल 12 मंथ्स। पर आपको मिलता, और ये भी नहीं बता सकती कौन से मुल्क से मिलकर है ना, बस आपको लिख के दे दूंगी। पर ऑनलाइन आपको पता है आजकल हर चीज़ मिलती है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब मैंने ना सुना था अभी रिसेंटली, एक डर्मेटोलॉजिस्ट थी, बता रही थी कि अगर आप कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते तो जो ऑलिव ऑयल है, ऑर्गेनिक वाला, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ना हो, कुछ ना हो, वो आप अगर उसी से मसाज करके जो है रात को सो जाएं और सुबह अच्छे से फेस वॉश से फ्रेश हो जाएं, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। पर हम रात को कुछ भी, हम एस्थेटिक फिजिशियंस रात को कुछ भी लगाकर सोने की इजाज़त नहीं देते। आपको जो लगाना है आप इशा में लगा लो, वो भी ना लगाएं, नथिंग एट ऑल। हमें हमेशा मुझे बाहर के मुल्क में कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो भी नाइट क्रीम्स हम लोग देते हैं बाहर के मुल्क में भी, वो भी ये होता है कि आपने इशा के टाइम पे लगा लिया, समझे, मैं आपको एक ऐसी रैंडम बता रही हूँ, आपने इशा के वज़ू में लगा लिया, उसके बाद आप सोने से पहले तक लगाए रखो। सोने से पहले आपको बिल्कुल बेयर फेस के साथ सोना है, इफ़ यू डोंट वांट टू एज अर्ली, वरना आपके वो पोर्स ओपन हो जाएंगे। सारी रात जो क्रीम या ऑयल लगा रहेगा वो आपको रहने ही नहीं देगा। इज इट दैट सेम फॉर बालों का ऑयलिंग भी? देखिए, बालों को भी सिर्फ 2 आवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 2 आवर्स तक रखना चाहिए। लोग नाइट ओवर भी ऑयल लगा के रखते हैं, ये भी फजूल है। ऑल राइट। अच्छा, एक और सवाल है हसान खान का फेसबुक पे कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू जी कितना यूज़ करना चाहिए, रोज़ाना करना चाहिए, एक दिन छोड़ के करना चाहिए, कितने अरसे तक हम कर सकते हैं? रोज़ाना करना चाहिए, बाल अपने रोज़ धोने चाहिए, पर सिर्फ 3 मंथ्स तक। कोई भी शैम्पू आप यूज़ करो 3 मंथ्स में चेंज करो। कोई भी मल्टीविटामिन आप खाओ 3 महीने बाद चेंज करो, ताकि आपकी बॉडी को उसकी एक आदत बन जाती है तो वो असर करना छोड़ देती है। कोई भी, चाहे वो स्लीपिंग पिल हो, नॉर्मल हेल्दी पिल हो, कुछ भी हो, आप कोई भी चीज़ कंटिन्यू खाओगे वो बॉडी में आपके रेजिस्टेंस बन जाएगा। यस। और आखिर में डॉक्टर साहिबा जो कहते हैं ना कि जैसा आप खाते हैं वैसा आप दिखते हैं जी, ये बात बिल्कुल सच है आपके बालों के लिए भी? जैसा आप खाते हैं वैसे आप देखते हैं, मतलब मैं समझे कि मैंने बताया ना कि बाल एक गॉड गिफ्टेड चीज़ भी है, जिसके साथ कोई
कंपैरिजन कंपटीशन है ही नहीं। काफ़ी लोग कहते हैं आके पिक्चर्स दिखाते हैं, डॉक्टर मरीना में ऐसे बाल चाहिए, काश मैं कर पाती। हम PRPs, एक्सोसोम्स न जाने क्या क्या करते हैं। बाल आता है नया, इसमें हम उम्मीद हमेशा देते हैं बाल आएगा, पर वो बाल जो थिकनेस आप चाहते हो वो हर किसी को नहीं जा पाती। बस फॉर द टाइम बीइंग वो अच्छा लगता है, लेकिन फिर आपका वो हो जाता है। तो भाई जिनके बाल हेल्दी हैं वो खुदा अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर द प्लेजर हैविंग यू ओवर द शो। तो जनाब ख्याल रखें अपना, अपने बालों का, अपने आप का पूरा, और ख़ास तौर पे मौसम जब तब्दील होता है, जैसे हमारा शहर है अल्हम्दुलिल्लाह जो गर्द आलूद है, तो उस हवाले से आप ख्याल रखें अपना। और हमें दीजिए इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी कल मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।